बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें इनहेरिटेंस क्या है, जीन्स क्या हैं, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, क्रोमोसोम्स कैसे बने होते हैं, जीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी कि वो सारे तरीके या प्रोसेसेस जिससे तमाम खासियतें पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसमिट होती हैं, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस के लिए हम उर्दू में विरासत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ विरसे में मिली है। इसी तरह जिस तरह आई कलर्स है या ग्रीन आई कलर आपको विरासत में मिला है, यानी कि वालिदैन में से किसी का था या दादा दादी में से किसी का था, तो बच्चों का भी आई कलर ग्रीन होता है। ये इनहेरिटेंस जिस तरीके से आई कलर ग्रीन ट्रांसमिट होगा वो तरीका इनहेरिटेंस कहलाता है। अब डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक स्टडी है हेरिडिटी और वेरिएशंस की, यानी कि ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है कि विरासत क्या होगी और तब्दीलियाँ क्या होंगी, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को क्या विरसे में मिलेगा और उसमें क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। ये सब स्टडी करते हैं हम जेनेटिक्स में। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स, या इट इज़ द वे बाय विच जीन्स ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी का लफ्ज़ ज़्यादातर इनहेरिटेंस के साथ मिला जुला ही होता है। उर्दू में ये एक ही मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी कि विरासत। इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को कितना रिजेंबल करते हैं, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर आती हैं, ये सब हेरिडिटी है। जैसे मेंढक हमेशा मेंढक ही पैदा करेगा, ठीक है। एक मटर के पौधे पे मटर ही उगेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, ये हेरिडिटी कहलाती है। यानी कि जो खासियतें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आई, इसको हेरिडिटी कहते हैं। अब जीन्स क्या हैं? जीन्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ कोडेड बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, या ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। या इसकी डेफिनेशन यूँ भी हो सकती है कि इट इज़ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज़ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड। यानी कि जीन्स जो होती हैं वो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होती हैं, एक छोटा सा हिस्सा होती हैं, जिसमें एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, या आप उसको कह दें कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है एक कोड की शक्ल में। जितना जो भी चीज़ें वालिदैन से बच्चों को ट्रांसमिट होंगी वो जीन्स के ज़रिए होती हैं। जीन्स में एक तरह का कोड होता है कि बच्चे में क्या ख़ासियतें आएंगी। अगर बच्चे का आई कलर ग्रीन होना है तो ग्रीन कलर आई की जो जीन्स है वो बच्चे में ट्रांसमिट होंगी। तो जनरेशन टू जनरेशन ये जीन्स ट्रांसमिट होती रहती हैं, और यही मेन बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स ने आगे जो ग्रैंड पेरेंट्स से फिर उनके पेरेंट्स से भी जीन्स ट्रांसमिट हुई होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स में वो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगी बल्कि बच्चों में करेगी। जैसे पेरेंट्स की तो आँखें ब्लैक हैं या ब्राउन हैं, मगर ये कि ग्रैंड पेरेंट की में से एक की आँखों का कलर ग्रीन था, तो उनके आगे जो पोते हैं उनमें से किसी का आंखों का कलर ग्रीन हो सकता है। तो जीन्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती रहती है। डेफिनेशन ऑफ वेरिएशंस क्या है? तो डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स सच एज हाइट, कलर एक्सेट्रा अमंग सेम स्पीशीज, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल उनसे मिलते जुलते या ट्विन नहीं होते हैं। जो डिफरेंसेस उनकी खासियतों में आता है, हाइट में, कलर में, अमंग सेम स्पीशीज़ यानी कि एक स्पीशीज़ में, जैसे ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस में,
एनिमल्स हैं तो एनिमल्स कौन सा, यानी कि बिल्लियों में या तोतों में, तो उनमें जो वेरिएशंस आ जाएंगी या जो डिफरेंसेस आ जाएंगे वो वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन ज़्यादातर ट्रांसमिशन, जेनेटिक ट्रांसमिशन के ज़रिए भी होती हैं, बीच में एनवायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से हो सकती हैं, कुछ म्यूटेशंस की वजह से हो सकती है। वेरिएशंस की बहुत सारी कॉजेज़ हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जीन्स कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं। तो जीन्स कहाँ होती हैं? जीन्स डीएनए का एक पार्ट होती है। अब डीएनए कहाँ होता है? डीएनए क्रोमोसोम्स में होता है। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स में होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म में एक ख़ास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जो कि कांस्टेंट रहेंगे उस स्पीशीज़ में जनरेशन टू जनरेशन। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, और वो यूं ही रहते हैं, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन आपके हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, एक्सेप्ट कि स्पर्म और एग में, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में। एक एक जो होता है ये 23 क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। तो जो एक हेप्लाइड सेट होता है यानी कि 23 वो पैटर्नल होता है, यानी कि फादर से आया हुआ होता है, और एक जो होता है वो मैटर्नल होता है, यानी कि 23 हेप्लाइड क्रोमोसोम जो है वो मदर से आए हुए होते हैं। जो दो क्रोमोसोम्स सिमिलर इन शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स होंगे वो एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहलाता है। जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि अपने आप को एक जिप लाइक प्रोसेस से डबल कर लेते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। इस तरह हमेशा जब सेल डिवीजन होगी तो नेक्स्ट सेल में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे जो कि ऑलरेडी पहले सेल में थे। हर क्रोमोसोम जिस मटेरियल से बना होता है उसको कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन होती है जो कि 40% डीएनए से बनी होती है और 60% एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो कि हिस्टोन से बनी होती है। यानी कि डीएनए का एक कॉइल होता है जिसके बीच में हिस्टोन के बेसेस होते हैं। डीएनए जो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये बिलियंस ऑफ यूनिट से बना होता है, जो हर यूनिट यानी कि इन यूनिट्स को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बना होता है: डीऑक्सी राइबो शुगर या पेंटोज शुगर जो इसको कह सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, और नाइट्रोजनस बेसिस जिसमें ग्वानिन, एडेनिन, थाइमीन शामिल है। डीएनए एक डबल हेलिक्स की शक्ल में बहुत ही लॉन्ग कॉइल बनाता है। अगर आप एक डीएनए का स्ट्रैंड ले लें एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम से और उसको सीधा कर दें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कर दें, वो मोर देन 7 फीट लॉन्ग होता है। अब ये कॉइल किस तरह से बनता है कि इतना छोटा हो जाता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर छोटी सी स्पेस में पड़ा होता है। तो इसकी वजह यह होती है कि हिस्टोन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फोर्सिबली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसकी वजह से वो कॉइल होके बहुत ही छोटी सी साइज हो जाता है उसका, जो उसकी वजह से वो न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे बेहतर अंदाज में वाटसन एंड क्रिक मॉडल से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसके मुताबिक डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। हर हेलिक्स एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है विच इज़ ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। उसका आउटर पार्ट जो है वो अपराइट कहलाता है, जो कि शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। यानी कि जैसे एक सीढ़ी है, उसका जो बाहर का पोर्शन होता है, दोनों साइड पे जो उसके डंडे होते हैं, अगर आप एक लकड़ी की सीढ़ी ले लें तो वो अपराइट कहलाता है, और इनर पार्ट जो होता है वो रंग्स कहलाता है। यानी कि जो स्टेप्स हैं सीढ़ी के वो एक तरह से रंग्स कहलाते हैं, और वो पेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस से बने होते हैं। दोनों हेलिक्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और
हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यानी कि एक दूसरे के साथ एक ख़ास पॉइंट पे मिले हुए होते हैं। उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो आपस में जो पेयर्स बनाती हैं वो ज़रूरी होता है कि स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे स्पेसिफिक बेस के साथ कंबाइन करें, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। जैसे थाइमीन हमेशा एडिनिन के साथ कंबाइन करेगा और साइटोसिन पेयर करेगा हमेशा ग्वानिन के साथ। इस फिगर से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिसमें तमाम नाइट्रोजनस बेसिस को एक ख़ास कलर्स से रिप्रेजेंट किया गया है। एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन को स्पेसिफिक कलर से पेयरिंग करते दिखाया गया है। इसी डीएनए स्ट्रैंड को अगर खोल दिया जाए तो ये एक लैडर की शक्ल में होता है, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, जो कि लाइट ब्लू कलर के जो इसके साइड्स में सपोर्ट्स हैं वो अपराइट्स हैं, और जो लैडर के स्टेप्स हैं वो रंग्स कहलाते हैं, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस के हैं। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो इस डायग्राम में डॉटेड लाइंस की सूरत में हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, जो कि डबल होते हैं और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एडिनिन और थाइमीन में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाद में जब डीएनए रेप्लिकेट करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये ब्रेकअप हो जाते हैं और एक जिप की तरह डीएनए रेप्लिकेशन होती है। और जो बेस पेयर्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट कहती है। ये कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट बहुत अहम होती है डीएनए के मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो इसके ख़ास सीक्वेंसेस होते हैं, और जब वो सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है और दोबारा से डबल स्ट्रैंड बनता है तो ख़ास न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड से ही कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से सेम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है टू द ऑफस्प्रिंग। इस तरह डीएनए अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बना देते हैं न्यूक्लियस में बिफोर द सेल डिवीजन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय जीन्स। डोग्मा के मायने हैं बिलीव्स या ओपिनियन या थिंकिंग। तो यानी कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है कि एक ख़ास सेट ऑफ बिलीव्स के किस तरह से जीन्स एक्सप्रेस करती है अपने आप को बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की शक्ल में वो जीन्स अपनी खासियतें ज़ाहिर करती है लिविंग थिंग्स में। जितने भी करैक्टर्स ज़ाहिर होते हैं लिविंग थिंग्स में वो प्रोटीन्स बनने के ज़रिए होते हैं, जो कि जीन्स बनाती हैं। डीएनए न्यूक्लियस में होता है, जबकि जो रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो डीएनए एक तरह से डीएनए में मौजूद जो जीन्स हैं वो एक तरह से ऑर्डर देती हैं एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनने के लिए, एक ख़ास किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने के लिए, और ये प्रोटीन्स फिर ख़ासियतों को ज़ाहिर करती हैं जो कि जीन्स एक्सप्रेस करना चाहती हैं। जैसे एक ग्रीन आई कलर की जीन होगी तो वो उसके लिए एक ख़ास प्रोटीन्स बनाएंगी। अब ये इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए या ये ऑर्डर ले जाने के लिए साइटोप्लाज्म तक कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आरएनएस कहलाते हैं या राइबोन्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं। इस तरह से एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी ऑर्डर है वो डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट या जीन से कॉपी होता है एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, एक कोड के फॉर्म में, और ये एक मैसेंजर आरएनए कहलाता है। मैसेंजर आरएनए उस खास सीक्वेंस को लेकर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेकर जाता है। इस टोटल प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रांसलेशन। इसमें
दो अदर टाइप्स ऑफ आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। जो एमआरएनए जो सीक्वेंस लेकर आ रहा होता है डीएनए सीक्वेंस का, यानी कि जो कोड लेकर आ रहा होता है, उसको टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए राइबोसोम्स के अंदर एक ख़ास अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस की शक्ल में प्रोटीन्स बनाते हैं। यानी कि अमाइनो एसिड्स को एक ख़ास सीक्वेंस में एक ख़ास तरीके से जोड़ के एक ख़ास प्रोटीन बनती है। यानी कि एक जीन के कोड से एक ख़ास किस्म की टिपिकल प्रोटीन बनेगी, दूसरे जीन के कोड से दूसरी तरह की प्रोटीन बनेगी। यानी हर अलग अलग जेनेटिक कोड से एक अलग अलग प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी थ्रू टू स्टेप प्रोसेस, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इसको इस डायग्राम के ज़रिए भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट बेटर। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो इसको हम एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते हैं। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।